बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकली। प्लीज, फर्स्ट टाइम बहुत कम बच्चों को समझ आता है, सेकेंड टाइम परसेंटेज बढ़ती है। तो प्लीज, लेयर्स, राउंड्स ऑफ रिवीजन आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी 90 to 100%। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं बट इंटर रिलेटेड। बहुत गलती करते हैं इनिशियली बच्चे। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है ये समझाने के लिए कि डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये समझाने के लिए कि नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या नहीं होता। तो मतलब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। वहां पे जाने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। दो अलग टर्म्स हैं, तो एक एक करके डील करेंगे। पहली टर्म, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई कि नहीं हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई कि नहीं हुई। तो कह रहे हैं फिर व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जनरल टर्म में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? जो भी हमारे फिजिकली इंडिया के अंदर अंदर आ रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कह रहा सिर्फ वही नहीं, ऐसा हो सकता है कोई लोकेशन इंडिया के बाहर है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान ली जाएगी, मान ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोकेशन फिजिकली आपके इंडिया के अंदर है बट फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इन लेमन्स लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। कह रहे जो जो हमारे मैप में आता है, जहां जहां तक हमारे इंडिया की पावर्स हैं, पॉलिटिकल बैरियर्स के भैया यहां तक इंडिया है, इसके बाद दूसरी कंट्री हुई, means the political frontiers of a country. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a wider sense. कह रहे सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो पॉलिटिकल बैरियर्स की जो मतलब नक्शे के हिसाब से, मैप्स के हिसाब से इंडिया के अंडर आ रहा है, नहीं, इट हैज अ वाइडर मीनिंग एज फार एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज कंसर्न। कह रहे जैसे कि इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, इन एडिशन मतलब कह रहे वो सब तो है कि जो जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर आ गया, उसके अलावा भी डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स व्हाट? नंबर वन, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इंडियन रेजिडेंट, बाय नॉर्मल रेजिडेंट मतलब इंडियन रेजिडेंट्स ने शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन कर रहे हैं। आप एक शिप ओन करते हो, अरे भाई जहाज तो पानी में दूर ही जाएगा ना, इंडिया के अंदर ही थोड़ी ना घूमता रहेगा। अरे कोई बात नहीं, ओन कौन करता है? कह रहा इंडियन बंदा। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। वो किसी भी कंट्री में जाके, ध्यान से सुनना, वो किसी भी कंट्री में जाके अगर इनकम जनरेट करेंगे तो मान लिया जाएगा जैसे कि इनकम इंडिया में ही जनरेट हुई है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूड्स, तो उन्होंने बताया ना, रूल बताया उन्होंने कि इंक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं इसको। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब मान लिया जाएगा। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ऑल द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, नो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे अभी? इंडियन रेजिडेंट्स, इंडियन रेजिडेंट्स। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, वो किसी भी कंट्री में जाके, यहां से गए, अगर एक एरोप्लेन है, एयर इंडिया है, तो यहां से फ्लाइट गई फ्रैंकफर्ट,
तो वहां पे पैसेंजर्स को छोड़ा, फिर फ्रैंकफर्ट से वापस आई, इनकम जनरेट हुई है। कह रहा मान लिया जाएगा एज इफ द इनकम वाज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन सर हम तो जर्मनी में जाके पैसे कमा के आए। मान लिया जाएगा, तभी तो रूल बताया उन्होंने कि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। कह रहे एयरक्राफ्ट वाज ओन्ड बाय एन इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान, किसी भी कंट्री में जाके वो कहीं पे भी इनकम जनरेट करे, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड, सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे बताएंगे ना एयर इंडिया, अब नहीं पता तो फिर तो प्रॉब्लम में हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंडिया है उसका ओनर, फिर तो भगवान ही बचाए। प्लीज, ठीक है ना? तो ऐसे पता चल जाएगा कि वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, वो क्वेश्चन बता रहा होगा either directly or indirectly whether it is owned or operated by an Indian normal resident or not. Clear? First inclusion. Second, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms, again operated by residents of a country, Indian residents की बात हो रही है, in the international waters where they have exclusive rights of operation. सर क्या बोल दिया इन्होंने, कुछ समझ नहीं आया। एक एक करके बात करते हैं। फिशिंग वेसल्स, आप फिशिंग करते हैं, आपका फिशिंग के शिप जाते हैं, आप फिशिंग करके आते हैं, आप ओन्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। पहले क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी ओन्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, इंडियन रेजिडेंट। आप इंटरनेशनल, तो वो तो आप इनलैंड भी कर सकते हैं, गोवा के अंदर भी फिशिंग हो रही है, ठीक है ना? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो वैसे ही पॉलिटिकल बैरियर्स में आ गया, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में आ गया। आप इंडिया के बाहर जाके भी फिशिंग कर रहे हैं, श्रीलंका से पहले या कहीं पे भी, बांग्लादेश के आसपास, इंडियन ओशन में कहीं पे भी, अगर आपके पास राइट्स है इंटरनेशनल वाटर्स में, आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो आपको राइट्स परचेज करने पड़ते हैं अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो डीटी है, डीटी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया का ही पार्ट है वो तो, एज पर रूल कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? वाटरली यूनिट्स, जैसे किलोमीटर हम रोड पर मार्क करते हैं, तो वैसे नॉटिकल माइल्स वाटर बॉडीज के अंदर मार्क करते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन सी, ठीक है ना? सिंपल टर्म में यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, सी में जो डिस्टेंस मेजर होता है वो नॉटिकल माइल्स में होता है। तो मैं कह रहा हूं अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तो पॉलिटिकल बैरियर्स हैं इंडिया के, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में आ जाता है। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इंटरनेशनल वाटर माना जाता है। चलो मुझे सब पता होना चाहिए नहीं, मैं आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल वाटर होता है जो इंडिया के बाहर है, तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तो वैसे ही इंडिया का पार्ट मान लिया जाता है। उसके बाहर अगर आपको कुछ भी फिशिंग करनी है या ऑयल एक्सप्लोरेशन करनी है, गैस एक्सप्लोरेशन होती है ना, ऑयल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, सी में जाके ढूंढते हैं कि क्या यहाँ पे तेल है, तो एक्सप्लोरेशन होगी तभी तो पता चलेगा है। उसके बाद फिर नेचुरल गैस रिग्स लगेंगे, वो जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको पूरा बोलते हैं रिग्स। पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कोई भी, मतलब जैसे होता है ना कि आपने प्लेटफॉर्म बना रखा है किसी भी पर्पस के लिए, जहाज लैंड करने के लिए, नेवी के लिए, कुछ भी किसी पर्पस के लिए एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वो आपके आगे जाके फिशिंग वेसल्स भी कैरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट अगर आपका है वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, मार्वल्स में होता है ना कि फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है कहीं पे भी, वो हवा में, वो तो उनके तो हवा में भी होते हैं, बट वही एक प्लेटफॉर्म्स है। पॉइंट, इट इज ओन्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट and it is moving in international waters if it has the exclusive rights to do so, और वहां पे इनकम जनरेट हो गई अगर कुछ भी, चाहे फिशिंग करके, चाहे ऑयल एक्सप्लोरेशन करके, चाहे कुछ भी इनकम जनरेट हो गई, तो मान लिया जाएगा कि जैसे कि इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि ये वो चीजें हैं जो फिजिकली डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं दिख रही, बाहर जाके भी काम हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स। fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms owned by residents of a country operating in international waters if you have the
आप बिना राइट्स के वैसे भी नहीं इंटरनेशनल वाटर में तो उड़ा देंगे आपको, 1 सेकंड लगाएंगे, वार्निंग, नो, बाय बाय। इंटरनेशनल वाटर्स में आप तभी ऑपरेट कर सकते हैं इफ यू हैव राइट्स, परचेज करने पड़ते हैं। सर कोई सेल क्यों करेगा? क्यों नहीं? बांग्लादेश वालों ने बोला उनका कुछ टेरिटोरियल था वो वाटर, तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास तो पैसे नहीं है ये सब एक्सप्लोरेशन के, आपको करना है हमारे एरिया में आके एक्सप्लोर कर लो, राइट्स परचेज कर लो, हमें पैसे दे देना, तो उनके तो इनकम है, फायदा है उनका। उनका क्या जा रहा है? जब मेरे पास वो सेटअप के पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं खुद तो ऑयल एक्सप्लोर कर नहीं सकता, लेकिन अपने एरिया में किसी को राइट सेल कर सकता हूँ। तो लेकिन अगर मैंने राइट्स परचेज कर लिए, अब वहां पे जाके अगर मैं कुछ इनकम जनरेट कर रहा हूं तो मान लिया जाएगा कि जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हुई है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ध्यान से सुनेंगे, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड will be considered as a part of domestic territory of India। क्यों सर? रूल है, रूल उन्होंने सेट करे ना, तो उन्होंने खुद बताया कि एम्बेसी ऑफ अ कंट्री, इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप जाएं इंडिया, दिल्ली में जो यूएस की एम्बेसी है, तो बड़ा क्लियरली बाहर लिखा होता है दिस पार्ट ऑफ द टेरिटरी डज नॉट कम अंडर इंडिया और इट बिलोंग्स टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां कभी होता है ना, मूवीज देखते हैं कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन होता है भागता हुआ बस एम्बेसी के अंदर पहुंच जाए, तो फिर इंडियंस उसमें कुछ कर नहीं सकते किसी भी कंट्री का, तो वो उनकी टेरिटरी में आ गया। हमारे दिल्ली में है यूएस एम्बेसी, बट मैं कह रहा हूँ दीवार के उस पार इंडियन रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, यूएस के रूल्स, मतलब वो यूएस का पार्ट मान ली जाती है एज पर दिस रूल, एंड इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल। US embassy in Delhi in India, is it a part of domestic territory? No। तो foreign embassy जिस कंट्री की है वो उसका पार्ट मान ली जाती है फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग और फॉर मेनी अदर लीगल पर्पसेस ऑल्सो। हमारा we should be restricted to national income accounting। Likewise, Indian embassy anywhere in the world will be considered as a part of domestic territory of India। तो ऐसे ही जैसे एम्बेसी है वैसे ही कॉन्सुलेट्स ऑफिसेज होते हैं जहां पे हमारे एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं रहते हैं। एक बिल्डिंग को बोलते हैं एम्बेसडर्स, बोलते हैं ना, एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर्स आए हुए हैं, तो फॉरेन एम्बेसडर्स जहां रह रहे हैं वो कॉन्सुलेट्स है, तो वो कॉन्सुलेट भी फॉरेन कंट्री का पार्टी, उस पर रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसे ही इंडियन एम्बेसी तो ऑफिस हो गया, कॉन्सुलेट्स जहां पे हमारे ऑफिशियल्स रह रहे हैं, डिप्लोमैट्स। ओके, तो एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री के कैंप्स लगते हैं कभी कभी, मिलिट्री के कैंप्स लगते हैं, तो इंडियन मिलिट्री कैंप किसी फॉरेन कंट्री में अगर लगा हुआ है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लिया जाएगा फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर्पस। तो अगर इंडियन मिलिट्री कैंप फॉर एग्जांपल अपना ये काम मालदीव्स में है, ठीक है ना, मालदीव्स में था ना, अभी तो लड़ाइयां चल रही है, डिसएग्रीमेंट, तो मतलब डिसएग्रीमेंट ही है, वो जैसे ही ठीक हो जाएगा वो वापस चले जाएंगे। तो वहां पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर मालदीव्स में है, वहां पे कुछ इनकम जनरेट हुई है, सर वहां पे कैसे इनकम अरे वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं ना, तो उनको सैलरी नहीं मिलती होगी क्या? जो भी हमारे सोल्जर्स हैं सैलरी तो मिलती होगी ना, तो इनकम तो जनरेट हुई है, फैक्टर सर्विस उन्होंने रेंडर करी, फैक्टर इनकम जनरेट हुई, मान लिया जाएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। समझ आई बात? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। थर्ड पॉइंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस और अ बिल्डिंग यूज्ड बाय कॉन्सल, ठीक है जी। इंक्लूजन समझ आ गई? डज नॉट इंक्लूड इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस, इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस।
एक्सेप्शन मतलब फिजिकली तो इंडिया के अंदर दिख रही हैं, बट फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। क्यों? रूल है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिख तो रही है इंडिया में, बट स्टिल it will not be included in domestic territory for estimating national income। आगे जाके देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक इनकम, मतलब इनकम कैलकुलेशन के लिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट दिख रहा है आपको। चलो ये छोटी सी बात करते हैं। यूएस एम्बेसी दिल्ली में फिजिकली दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी? इस एक्सेप्शन के हिसाब से नहीं। एक्सेप्शन क्या है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, या ऊपर ही बता दिया था। अगर इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंडिया का पार्ट मानी जाएगी, तो यूएस एम्बेसी एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूएस का पार्ट मानी जाएगी। तो अगर इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, वो इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। Likewise, consulates and military establishments. Do I need to explain it? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ही नाम पता होने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, एक दो और पता होने चाहिए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना? ये फिजिकली इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर, इंटरनेशनल कंपनीज की बात नहीं हो रही। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ लोगों को ये पढ़ के लगता है अच्छा एमएनसीज की बात हो रही है। नो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर, पीस, हार्मनी, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब कंपनीज नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। कहां का पार्ट मानी जाएंगी? जहां पे उनका हेड ऑफिस है। सर वो तो हमें पता ही नहीं कहाँ है। अरे इंडिया में तो नहीं है, इतना तो पता है ना, इंडिया का पार्ट नहीं मान ली जाएंगी। ओके, बी वेरी केयरफुल, दिस डज नॉट कवर इंटरनेशनल कंपनीज, ठीक है ना? उसकी बात नहीं हो रही, बी वेरी केयरफुल, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफी, कुछ नहीं। क्लियर? तो इतना ही है, इतना ही है। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा? कह रहा जो भी आपके पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में आ रहा है सब आएगा। एंड और क्या क्या आएगा? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रेजिडेंट्स की ओनरशिप और ऑपरेशन कंट्रोल होना चाहिए। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स owned and operated by residents of a country. They are operating in international waters where they have exclusive rights to do so. फिर embassies, consulates, military establishments of a country anywhere in the world will be considered as a part of domestic territory. क्या इंक्लूड नहीं करेंगे कि फिजिकली दिख रहा है मुझे इंडिया के अंदर, फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा? तो वो जाता है डज नॉट इंक्लूड और एक्सेप्शंस है। तो एम्बसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, वो पार्ट नहीं माने जाएंगे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइड फंड, तो वो वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए होता है ना WWF, है ना? वर्ल्ड वाइड फंड ही है ना उसके फॉर्म, कुछ और है, बट मतलब इट इज फॉर प्राइमरीली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक से मुझे भी याद नहीं, बट वो वर्ल्ड रेसिंग फेडरेशन नहीं।
ठीक है, वो वाला WWF नहीं। क्लियर? वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब इंटरनेशनल। सर हमें कैसे पता चलेगा? कंपनीज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सपोजर है ना फॉर वेलफेयर पर्पस, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पीस एंड हार्मनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना प्लीज। क्लियर? चलो जी, टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। एक चीज आगे आएगी, बट डोमेस्टिक टेरिटरी अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके हो जाएगी जब क्वेश्चन आएगा वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड और नॉट इन डोमेस्टिक इनकम। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान से देखना, बस अभी आगे जाके फिर से आएगी ये बात, बट यही बात आएगी ना, जितनी बता चुका हूं उतनी आएगी। while estimating domestic income, while estimating domestic income, we have to ascertain who, we have to ascertain where, we have to ascertain where the income was generated. If inside the domestic territory, please, yeah, DT is domestic territory, included in domestic income. If outside the domestic territory, तो not included in domestic income. It is immaterial. It is immaterial while estimating the domestic income. It is immaterial while estimating the domestic income who generated the income. It may have been earned by residents or non-residents. सर ये क्या कह दिया आप? यही तो सारा खेल है। जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें बस एक चीज पे ध्यान देना है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हुई कि नहीं। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। किसने पैसे कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता जब आप डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी इन यूएस, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इंडिया की? इंडियन एम्बेसी इन यूएस, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? यस। तो वहां पे जो भी इनकम जनरेट होगी, सर वहां पे कौन सी इनकम, अरे क्यों, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे रहे होंगे? दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे? तो वहां पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मान ली जाएगी। बट मैं कह रहा हूँ ये आगे की बात है, बट प्लीज ये समझना जरूरी है ना कि हमें क्यों बता रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, ताकि आगे जाके हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सके, उसके आंसर कर पाए इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। इस पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, प्रैक्टिकल में ये सब यूज नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल में ये सब यूज नहीं होने वाला, इस पे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड है कि नहीं है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और रीजन देना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सुना है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुअली इवेंचुअली।